Hello, dear students. We were discussing about genetics and we will continue it. तो हमने कल तक बात कर ली थी मेंडल के इंट्रोडक्शन के बारे में, मेंडल की बायोग्राफी के बारे में, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से कंडक्ट किए थे, उन सब के बारे में हमने बेसिक बातें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम एक्चुअली मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट है, क्या बोलते हैं उसको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, क्या ऑब्जर्वेशन हुए थे, उनके क्या रिजल्ट आए थे और फाइनली मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाले थे। ठीक है, और वही कंक्लूजन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है दैट वाज performed for study of inheritance of one character। ठीक है, एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए इस क्रॉस को परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? अब इसमें जो कैरेक्टर लिया गया था दैट वाज प्लांट हाइट। ठीक है, जो 7 पेयर थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, उसमें से कौन सा कैरेक्टर लिया गया था, प्लांट हाइट है, उस कैरेक्टर को स्टडी किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैसे क्या किया था। मेंडल ने सिंपली एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, मतलब उगा हुआ प्लांट। ठीक है, हाँ, टॉल प्लांट जो था उसको एक को इसमें से कोई भी मेल की तरह कंसीडर किया, एक को फीमेल की तरह। जिसको मेल की तरह कंसीडर किया है उसको पोलन ग्रेन लेंगे, फीमेल की तरह लिया गया है तो ऑब्वियसली उसके अंदर से स्टिग्मा या एग सेल है वो यूज की गई। ठीक है, इनका क्रॉस पॉलिनेशन किया, मतलब मेल प्लांट से पोलन ग्रेन लेकर फीमेल प्लांट के ऊपर डस्टिंग की होगी, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की वजह से सीड बने होंगे, उन सीड को जब ग्रो किया तो मेंडल ने कौन सी जनरेशन लाई, F1 जनरेशन ऑब्टेन की। ठीक है, बाय ग्रोइंग सीड ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी आ गई, इतना आसानी से पहली पीढ़ी आ गई। ठीक है, दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म लेते, कल भी बात किया था कि कोई ऐसा प्लांट या ऐसा ऑर्गेनिज्म लेते जिसका लाइफ स्पान बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो फिर वो 2 साल 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये नई जनरेशन कितने में आ गई, 2 या 3 महीने के अंदर ही। अब अगर इसी प्लांट के F1 के अंदर जो भी प्लांट है उन्हीं का क्या किया था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्या करवाया गया, सेल्फ पॉलिनेशन। उससे मेंडल को क्या ऑब्टेन हुआ, सेकंड जनरेशन। F1 और F2 में मेंडल को जैसे प्लांट मिले या जैसे रिजल्ट मिले उसके अकॉर्डिंग या उसको देख के मेंडल ने कुछ कंक्लूजन निकाले थे। तो पहले तो इस पूरे क्रॉस को स्टडी करते हैं कि कैसे क्या किया गया था। ठीक है, तो ये बातें 2-3 नोट कर लेना सिंपली। बाय ग्रोइंग सीड ही ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन, बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन ही ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन। क्लियर? चलिए अब अगर ये सब नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि एक्चुअली क्रॉस में हुआ क्या था। देखो आज शायद आवाज का इशू नहीं रहना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि साउंड को ठीक कर दे। हो सकता है साउंड को ठीक करने के चक्कर में मेरा थोड़ा सा कलर ठीक है, पर काम ज्यादा अच्छा हो वो ज्यादा जरूरी है। क्लियर? चलिए, अब मेंडल ने जो टॉल प्लांट लिया था, ठीक है, और दूसरा प्लांट शॉर्ट। एक मिनट नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए, मेंडल ने लिया एक टॉल प्लांट, दूसरा एक शॉर्ट प्लांट। बाद में सिंबल के यूज किए जाने लगे, तो टॉल प्लांट को कैपिटल टी, शॉर्ट को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया गया। गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों जो मेंबर है, फैक्टर बोल सकते हो, एलील बोल सकते हो, ये दोनों फैक्टर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो सेपरेट होकर भले ही ये वाला आए या ये वाला आए, अल्टीमेटली गैमेट तो केवल एक ही टाइप का बनेगा,
सिमिलरली यहां से जो गैमेट बनेगा वो कैसा होगा, इस तरीके का गैमेट होगा। क्लियर? चलिए अब देखो, इनसे जो F1 जनरेशन आई, इनके बीच में क्या हुआ था, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हुआ था? क्रॉस पॉलिनेशन। इससे जो F1 जनरेशन आई वो कुछ इस तरीके की थी। तो तुम तुम्हारे नॉलेज के बेसिस पर बोल सकते हो कि ये सारे प्लांट कैसे थे, ये सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल प्लांट थे, क्योंकि तुमने 9th क्लास में या 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है, ऑल टॉल प्लांट है। और ये क्या है हमारे पास, F1 जनरेशन। ठीक, चलिए ये हमारे पास क्या है, गैमेट्स। तुम चाहो तो पूरा गैमेट लिखो, नहीं तो केवल G लिखोगे तो भी चलेगा। ये क्या है, पेरेंट्स। बोर्ड परीक्षाओं का तैयारी करने वाला बच्चा ध्यान दे, इस तरीके से लिखोगे पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा। क्लियर? बायोलॉजी में भी पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मैथ्स में ही 100 में से 100 आएगा, बायो में भी आता है, क्योंकि नंबर पूरी तरीके से डिवाइड रहते हैं। अगर एक 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें क्लियर कट मेंशन होगा कि 1 + 1 + 1। ठीक है, तो अगर चार्ट बनाने को आए तो पूरा अच्छे से चार्ट को बनाइएगा। अब देखो, अब मेंडल एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा था, मेंडल को उम्मीद थी कि टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट की जब क्रॉसिंग हुई है तो कोई इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट आएगा। ठीक है, ही वाज एक्सपेक्टिंग अ प्लांट विद इंटरमीडिएट हाइट। मतलब अगर ये 5 फीट का था, ये 3 फीट का था, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था 4 फीट का प्लांट। ठीक है, बीच वाली हाइट का, मध्यवर्ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मेंडल के लिए थोड़ा सा ये क्या था, सर। अब मेंडल ने इन्हीं प्लांट का क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तब F2 जनरेशन आएगी, और F2 जनरेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, F2 जनरेशन। ठीक है, सपोज करो इस तरीके का कोई मेल ऑर्गन या पोलन ग्रेन और एग सेल या फीमेल पार्ट का क्रॉसिंग हुई है। ज्यादा जब कॉम्प्लिकेटेड डेटा होती है तो उनको इस तरीके के स्क्वायर चार्ट में दिखाते हैं। ठीक है, तो इस स्क्वायर चार्ट को बोला जाता है पुनेट स्क्वायर। इसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। एक रशियन साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। अब देखो, इसमें जो ऊपर वाली लाइन और पहली लाइन और पहला कॉलम, उसमें क्या लिखते हैं, गैमेट्स लिखते हैं। तो सपोज करो इससे बनने वाले गैमेट अपन ने इससे लिख लिया, इससे बनने वाले गैमेट अपन ने यहाँ पर लिख लिया। किसी को ये तो नहीं डाउट हो रहा है कि ये कहाँ से आया, मतलब इनका क्या हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, नींद से उठ के मैं आया हूँ, दोपहर की बात पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर भी मैं अलर्ट हूँ। तुम भी नींद से उठ जाओ। एक तरफा नींद की ताकत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हाँ ठीक है। तो ये कहाँ से आया, वापस सुनो। इनका क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन। तो भले ही सेल्फ पॉलिनेशन हो कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो आएगा। तो मेल गैमेट आने की संभावना, इसी में से मेल गैमेट पोलन ग्रेन बनेंगे इसी प्लांट में से। तो या तो कैपिटल T बन सकता है या स्मॉल t वाला गैमेट आ सकता है। इसी तरीके से फीमेल साइड से क्या आ सकता है, कैपिटल T और स्मॉल साइड भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपन क्या मेंशन करेंगे, इस कॉलम के अंदर ये तो लिखना आता है, ये लिखना आना ही चाहिए। ठीक है, कैपिटल T, स्मॉल t, ये सब तुमको लिखना आना चाहिए। ठीक है, यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिएगा, यहां पर क्या हुआ है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो हाँ, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी है कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। ठीक है, तो जरूर यहाँ पर ऊपर की तरफ ध्यान रखना, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। जब लिखो तब एक लाइन ऐड कर लीजिएगा। ठीक, F1 जनरेशन के सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्लांट आए उनको क्या बोलते हैं अपन, F2 जनरेशन या सेकेंड फीलियल बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट फीलियल और सेकेंड फीलियल नाम दिया जाता है। क्लियर? अब देखो आगे। अब अगर इनमें से प्लांट के बारे में पूछूं तो बाहर सिंपली मैं ऑब्जर्व करके बोलूं कि इसमें से कितने टॉल प्लांट और कितने शॉर्ट प्लांट। ठीक है, टॉल प्लांट कितने और
शॉर्ट प्लांट के लिए, तो तुम तेजी से गिनकर बता सकते हो, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ठीक है। तो 3 तो कितने हो, टॉल प्लांट और शॉर्ट कितना, 1। तो ये जो रेशियो है हमारे पास, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तुमको मालूम है, इसको बोला जाता है फिनोटाइप। क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या था, 3:1। क्लियर। दूसरा बात, अगर मैं बोलूं कि जीनोटाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने टाइप के प्लांट है, तो यहाँ पे 3 टाइप के प्लांट दिख रहे हैं। एक वो जिसमें दोनों फैक्टर कैपिटल है या डोमिनेंट है, एक वो जिसमें एक फैक्टर डोमिनेंट, एक फैक्टर रिसेसिव, और तीसरा इस टाइप का। तो अगर इनका रेशियो पूछा जाए तो 4 में से एक ऐसा प्लांट है, 2 ऐसे है और एक इस तरीके का प्लांट है। ये जो हमारे पास रेशियो आया, ठीक है, इस रेशियो को अपन क्या नाम देंगे, जीनोटाइप या जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो ये तो आसान, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी जब तुम प्रैक्टिस वगैरह करोगे कहीं पे तो इस तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो था, ये सब एज इट इज अपन को नोट करना है। अब देखो, मेंडल को यहाँ पे तो हुआ था सरप्राइज कि टॉल और शॉर्ट का क्या किया था, क्रॉस किया तो सारे प्लांट टॉल। तो इसमें तो इतना कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी एक पेरेंट जैसे ही तो हुए हैं, ठीक है, तीसरे टाइप के तो नहीं आए हैं। तीसरे टाइप के आते तो कुछ और चीजें होती, ये टॉल प्लांट लिया था, एक शॉर्ट प्लांट लिया था, और ये तो एकदम वो हो गया, क्या बोलते हैं, आड़ा टेढ़ा या कुछ भी, ठीक है, इनके जैसा नहीं होता तो ज्यादा, लेकिन एक पेरेंट जैसा था तो हल्का सा सरप्राइज। अब सारे पेरेंट्स ही, अगर अपन इस जनरेशन के बारे में बात करें तो इसके पेरेंट्स तो कौन है, यही भाई, ये दादाजी है, ये पिताजी है, ये तुम, ठीक है, तो तुम्हारे पेरेंट्स तो यही हुए ना, ठीक है। तो इनके हिसाब से देखें तो इनके तो सारे पेरेंट्स कैसे थे, टॉल, तो फिर ये शॉर्ट कैसे आते, ठीक है। तो मेंडल ने बोला कि कोई ऐसी फिजिकल यूनिट है जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक फ्लो कर रही है या पास हो रही है, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो रही है बिना चेंज हुए। जैसे यहाँ पर टॉलनेस का फैक्टर भी था, शॉर्टनेस भी फैक्टर भी था, वो दोनों यहाँ पर आए, उसमें से एक ही एक्सप्रेस किया, वो बात अलग है, वो आगे अपन बात करेंगे। फिर यहाँ पे जो शॉर्ट प्लांट आया है उसका रीजन क्या है कि इनके पास शॉर्टनेस का एक फैक्टर डेफिनेटली इस जनरेशन से इसमें आया और इस जनरेशन से आगे गया है। क्लियर। तो मेंडल ने इन ऐसी फिजिकल यूनिट को क्या नाम दिया था, फैक्टर। आज हम उसी को क्या बोलते हैं, जीन। तो पहला ये कंक्लूजन था, या ऑब्जर्वेशन बोलो या कंक्लूजन बोलो। ऑब्जर्वेशन ये था कि इसमें सारे टॉल प्लांट थे, इसमें टॉल के साथ साथ शॉर्ट हुए। तो फिर कंक्लूड किया उसने कि कोई ऐसी चीज है जो अनचेंज हुए या बिना चेंज हुए एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में स्टेबल तरीके से पास ऑन हो रही है, जो कैरेक्टर को लेकर जाने का काम करती है, उसी को उन्होंने क्या बोला, फैक्टर। और फैक्टर को आज हम क्या बोलते हैं, जीन। ठीक है। अब मेंडल ने यहां पर एक अपना लॉ दिया जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी अपन बात करेंगे डोमिनेंस, इतना नहीं, डोमिनेंस। एक सेकंड, ठीक है, डोमिनेंस। तुम्हारी बातों के चक्कर में मेरे ऐसा हो जाता है। ऐसा कोई डिसऑर्डर होता है क्या जिसमें लिखते लिखते हमको परेशानी होती है, सही से स्पेलिंग पढ़ा नहीं जा रहा है। तारे ज़मीन पर, उसको यही तो दिक्कत थी, वर्ड्स आर डांसिंग है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे डांस तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ बढ़ गए आगे। चलिए जाए दो। डिस्लेक्सिया बोलते शायद, मेरे को नहीं है, जिसको है उनके लिए बहुत गहरी संवेदना, सिंपैथी। भगवान नहीं करे किसी को हो, ठीक है। चलिए अब देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया अपने पास। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग उसने बोला कि फैक्टर जब साथ में होते हैं, खासकर डिसिमिलर फैक्टर यहाँ पर, तो उनमें से एक फैक्टर एक्सप्रेस होता है और दूसरा फैक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है, एक्सप्रेशन शो नहीं करता है। जो एक्सप्रेस होता है दैट इज डोमिनेंट फैक्टर, जो एक्सप्रेस नहीं होता है वो रिसेसिव फैक्टर होता है। वापस बोल रहा हूं, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड व्हिच इज नोन एज डोमिनेंट फैक्टर एंड द अदर फैक्टर इज नॉट एक्सप्रेस्ड, उसको क्या बोला जाएगा, रिसेसिव फैक्टर बोला जाएगा। बोलो क्लियर है।
तो इसके बेसिस पे हम आसानी से बोल सकते हैं F1 जनरेशन में सारे टॉल क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटल T तो एक्सप्रेस हो रहा है, स्मॉल t एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर अपन सेकंड जनरेशन में देखें तो यहाँ पर भी 3:1 रेशियो को भी ये शो कर सकता है। इसमें सिमिलर फैक्टर है तो दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, मतलब शॉर्ट प्लांट हो ही रहा है, इसमें भी दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, पर इसमें डिसिमिलर वाले में देखो एक एक्सप्रेस हो रहा है दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो टॉल एक्सप्रेस हो रहा है तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि डिसिमिलर पेयर फैक्टर के पेयर में से एक एक्सप्रेस करता है उसी को डोमिनेंट बोलते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करता है उसको रिसेसिव बोला जाता है। बोलो बात क्लियर है? चलिए दूसरा एक और लॉ दिया गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोला गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने बोला कि जो फैक्टर का पेयर है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक दूसरे से सेपरेट होता है, एक दूसरे से सेपरेट होता है। जैसे अगर इस पेयर की बात करूं तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ये अलग गैमेट में गया, ये अलग गैमेट में गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर अपन बात करें तो ये अलग गैमेट में गया, ये अलग गैमेट में गया, तो सिंपल फैक्टर गेट्स सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना या अलग अलग हो जाना। क्लियर? अब दूसरी बात उन्होंने इसी लॉ के अंदर ऐड किया कि जो फैक्टर है जिस गैमेट में जाएंगे वो अपने कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं। कहने का मतलब जब कैपिटल टी स्मॉल टी साथ हुई तो इनके अंदर किसी तरीके की ब्लेंडिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। इनके अंदर किसी तरीके की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होती है। ये हमेशा कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस को लाने वाला फैक्टर ही रहेगा, स्मॉल टी है वो शॉर्टनेस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो गैमेट्स जो होते हैं अपने कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं? प्योर होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो मेंडल का या इनहेरिटेंस का फर्स्ट लॉ बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सब क्लियर है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ठीक है। चलिए तो अब पहले तो इसको यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। नोट कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मैंने तुमको सबको बोल दिया गया है, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठोगे पढ़ने के लिए तब तो काम का है, ये तो सिंपली वीडियो देखना वो तो अपन सालों से कर ही रहे हैं। हाँ ये नहीं देख रहे थे, हम कुछ और देख रहे थे, पर वो देखो कि ये देखो, ये तो पढ़ाई है, वो भी याद नहीं रहता है 2 दिन बाद, तो ये तो 2 मिनट बाद ही की सब, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, पॉइंट नोट करते जाओ। मैं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर तुम इन सारे पॉइंट को नोट कर लेते हो, बोर्ड वाले बच्चों को तो हो सकता है कहीं से पूरी थ्योरी पढ़नी पड़े, पर जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो इस हिसाब से पढ़ाई करना, क्योंकि रोज की बात है, ये एक दिन नहीं कि हाँ एक दिन पढ़ के अपन ने समझ लिया, हमको वापस रिवीजन भी करना पड़ेगा। बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी अगर तुम इस तरीके से पढ़ते जाओगे, ठीक है। चलिए अब देखो, अब इनमें से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिनोटाइप तो अपनी जगह पर, ठीक है। अब अगर मैं तुमको पूछूं कि F2 जनरेशन में, ठीक है, F2 जनरेशन में बताओ परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि 4 प्लांट ओवरऑल है, उसमें से 3 टॉल है। परसेंटेज निकालना तो आता है कि वो भी नहीं निकाला सर, कभी इतना नंबर आया ही नहीं कि हमारा प्रतिशत हम खुद कैलकुलेट करें, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। कि क्यों फालतू में खुद को बेइज्जत करना, ऐसा नहीं हो। 70-80% मार्क्स आया घना है, बहुत है, ठीक है। इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, मतलब चाहिए तो सबको, आता नहीं है, पर फिर भी 95% वाला भी बच्चा नीट के थ्रू एमबीबीएस करेगा, 75 वाला भी नीट के थ्रू एमबीबीएस करेगा, पर जितना अच्छा कर सकते हो करो। नहीं होता है, मेहनत करने के बाद भी नहीं होता है तो उसको जाने दो। मान लो कि वो हमारा चीज नहीं था, ठीक है। अपने जीवन में यही उसूल है, आता है अच्छी बात है, मेहनत अपनी तरफ से पूरी सिंसियरली मेहनत कर लिया करो, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा जाने दो, ठीक है। अपने फेवर में आता है बड़ी अच्छी बात है, नहीं फेवर में आता है फिर से कोशिश करना, फिर से कर लो। लेकिन अगर लगे कि नहीं अब नहीं है,
अपने दूसरे रास्ते और भी मिल जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं कि बस ये नहीं मिला तो मेरे को नहीं करने का, ठीक है, यही चाहिए, इसके बिना जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए इधर देखो 3/4 कितना परसेंट हो जाएगा? 75, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट, इस तरीके से प्लांट के परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। दूसरा अगर मैं पूछूं परसेंटेज ऑफ शॉर्ट प्लांट, ठीक है, तो 4 प्लांट है उसमें से एक कितना होगा? 25%। ये पूछने की बात थोड़ी ना थी सर, जब ये 75% हो गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली 25% हो गया। बड़े वाला बच्चा ये भी नहीं करता है, बहुत सारे बच्चे वो पेन पेंसिल लेके बैठ गए, ठीक है। तो ऑब्वियसली कितना परसेंट हो गया, और पेन पेंसिल लेके बैठेगा, अच्छी बात है। हवा में जेनेटिक से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कई बार गलती हो जाएगी, ठीक है। आगे मैं तुमको बताऊंगा, ये तो बहुत सिंपल सी बातें चल रही है तो इसमें तो गलती करने की संभावना कम है। अब देखो ये सब F2 जनरेशन के लिए पूछ रहा हूं। अगर मैं पूछूं F2 जनरेशन में परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस प्लांट, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस प्लांट, तो भाई साहब इन 4 में से होमोजाइगस कौन है? होमोजाइगस किसको बोला था अपन ने? होमोजाइगस बोला था जिसमें दोनों मेंबर है वो सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 4 में से एक तो ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, तो कितना हो गया? 50%। सॉरी, परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस, परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस, ऑब्वियसली 4 में से 2 हेटेरोजाइगस है तो कितना परसेंट होगा? 50%। नेक्स्ट, अब अगर मैं पूछूं परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप, ठीक है, कि हमने पेरेंट्स जो लिए थे उनके जैसे कितने प्लांट है? कितने प्लांट? एक तो ये है, एक ये है। अब ये या तो इन दोनों में से किसी के भी जैसा होगा वो पेरेंटल टाइप है, ठीक है। तो कितने प्लांट है पेरेंटल टाइप भी? 50%। है 50% है। तो ये आसान से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट मैं लिख ही देता हूं, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट कितना परसेंट है? देखो होमोजाइगस तो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट कितना है? केवल 4 में से 1, तो 4 में से 1 कितना हो गया? 25%। 1/4 into 100 कितना हो जाएगा? 25%, ठीक है। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट नहीं पूछेगा, हेटेरोजाइगस हमेशा डोमिनेंट टाइप का ही रहेगा, क्या? चलिए, तो ये कुछ बातें हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा, काम आएगी। F1 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट का रेशियो 100%, जितना है सब टॉल, ठीक है। F1 जनरेशन के अंदर पेरेंटल टाइप सारे टॉल है, सारे पेरेंट्स के जैसे ही है, मतलब या तो इसके जैसे होने चाहिए, इनके जैसे होने चाहिए, किसी एक के जैसे होने चाहिए, तो सारे के सारे एक पेरेंट जैसे हैं। तो F1 में 100% टॉल भी है, 100% पेरेंटल टाइप भी है। क्लियर? चलो बोलो, बात खत्म। चलो, तो इतना है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, नोट कर लीजिएगा। अब बाकी की चीजें थोड़ी सी और नोट करेंगे। मैंने बोला था यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन मेंशन कर लेना, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मैंने समझा दिए, नोट करने के लिए मैं तुमको कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, जरूर लिखिए। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की बातें हैं 2-3, मैं तुमको बता रहा हूँ। पहला, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय
factors are controlled by factors और G। ठीक है। दूसरी बात, factors occurs in pair। तो बताओ इनको याद रखने की कोई जरूरत भी है क्या? ऑप्शन देखकर ही पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। बस ठीक से समझा हुआ होना चाहिए। अगर ठीक से समझा हुआ है सब आसान है। ठीक है। फैक्टर्स occurs in pair। तीसरी बात, in a dissimilar pair of factors one is expressed, उसी को अपन क्या बोलते हैं? डोमिनेंट, एंड other do not express। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव। ठीक है। चलिए फिर अगली बात करते हैं। 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हमको याद रखना है। इसी को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैरेक्टर जीन से कंट्रोल होते हैं। कैरेक्टर जीन या फैक्टर जो है वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और तीसरी बात क्या बोल रही है कि एक जो डिसिमिलर पेयर है फैक्टर्स का, उसमें से एक एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस नहीं करता है वो रिसेसिव। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड लॉ। नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यूनिवर्सल लॉ क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है वो भी अपन बात करें। अब देखो, ये जो बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि फैक्टर सेपरेट्स, सिंपल है, सेपरेट या सेग्रीगेट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते। सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में फैक्टर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। यही सेकंड लॉ है। बहुत आसान लॉ है। इतना आसान लॉ मत दिया करो। हमारे पास इतने भारी भरकम लॉ है फिर भी हम उनको तोड़ देते हैं। ठीक है। तो इसको तो हाँ, मास्क लगाना भी एक नियम है, तोड़ना मत। पुलिस वाले तुम्हारे पैसे ले लेंगे। ठीक है। पुलिस वाले तो लेने होंगे तो लेंगे, तुम परेशानी में पड़ जाओगे। जिम्मेदारी है तुम्हारी, करो। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा लॉ है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान की फैक्टर सेपरेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। क्लियर? अब दूसरी बात, इसी के अंदर फैक्टर डू नॉट ब्लेंड। ठीक है। डू नॉट गेट मिक्स। कोई मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं होती है, इसीलिए गैमेट्स आर प्योर फॉर देयर कैरेक्टर। इसीलिए इस प्योरिटी की वजह से इसको अपन और क्या बोलते हैं? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है। तो दो बातें तो याद रखने कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम फैक्टर है वो सेपरेट हो जाते हैं, और दूसरी बात जो जो गैमेट होते हैं वो अपने कैरेक्टर के लिए प्योर रहते हैं। फैक्टर साथ साथ रहते हुए ब्लेंडिंग या मिक्सिंग शो नहीं करते। क्लियर? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। सीरियसली एकदम मन लगाकर तुम पढ़ते रहना। अभी इसकी क्वालिटी को और बेटर करने की कोशिश मैं करूंगा। क्लियर? जितना हो सकेगा उतना बेटर अपन करेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू।